स्टूडेंट्स, आज हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का तीसरा पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है। आइडेंटिफिकेशन किस तरह से करेंगे। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि माइक्रोस्कोपी और स्टेनिंग का यूज़ करके हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। दूसरा हमने क्या पढ़ा कि अगार या अलग अलग तरह के मीडिया कंटेनिंग अगार जो होते हैं उसमें अलग अलग टाइप की फॉर्मुलेशन बना के हम डिफरेंट बैक्टीरिया का कल्चर कर सकते हैं। ठीक है, उसमें अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया ग्रो करते हैं। किसी मीडिया में बाइल सॉल्ट्स डाल देते हैं तो उसमें ग्राम निगेटिव ग्रो करने लग जाता है, किसी में कुछ डाल देते हैं, किसी में कुछ। तो अलग अलग टाइप की बैक्टीरिया को हम डिफरेंट अगार की फॉर्मुलेशंस में भी ग्रो कर सकते हैं। आज हम देखेंगे कि आइडेंटिफाई करने का बायोकेमिकल पैरामीटर्स क्या क्या है, किस तरह के बायोकेमिकल टेस्ट के बेसिस पे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहला है हमारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड टेस्ट, जो कि बायोकेमिकल टेस्ट में सबसे पहला हम इसको देखेंगे। इसकी मदद से हम किस तरह से माइक्रोब्स को आइडेंटिफाई करते हैं। देखिए, जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है उसको ब्रेक डाउन करने के लिए एक एंजाइम होता है कैटालेज। ठीक है, कैटालेज एंजाइम जिस बैक्टीरिया के पास होगा वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को डिग्रेड करके क्या बना देगा, वाटर और ऑक्सीजन बना देगा। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, इसमें हम एक स्लाइड लेते हैं, उसमें हम बैक्टीरिया जो भी होता है, हमें नहीं पता होता है कि वो किस टाइप का बैक्टीरिया है, तो हम एक स्लाइड लेते हैं, उस पर बैक्टीरिया का स्मीयर थोड़ा सा फैला लेते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड डाल देते हैं थोड़ा सा। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड डालने के बाद हम उसको देखते हैं माइक्रोस्कोप के नीचे कि क्या रिएक्शन हो रही है, कुछ हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर कुछ नहीं हो रहा है मतलब उसमें कैटालेज एंजाइम नहीं प्रेजेंट है, ये हमें पता चल जाएगा। पहला आइडेंटिफिकेशन तो इस तरह से हो गया। और अगर उसमें कैटालेज एंजाइम उस बैक्टीरिया में प्रेजेंट होगा तो कैटालेज हाइड्रोजन पेरोक्साइड को डिग्रेड करके वाटर और ऑक्सीजन बनाएगा। और ये हमें पता कैसे चलेगा, कुछ बबलिंग टाइप की होने लग जाएगी, वहीं स्लाइड पे थोड़ा बबल्स जैसे निकलने लग जाएंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ, ये बैक्टीरिया जो है वो कैटालेज पॉजिटिव है। तो कैटालेज पॉजिटिव स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया की स्पीशीज़ होती है। जो स्टेफाइलोकोकस एक तरह से कैटालेज पॉजिटिव होता है, और स्ट्रेप्टोकोकस स्पीशीज़ दोनों ही ग्राम पॉजिटिव हैं। लेकिन जो स्ट्रेप्टोकोकस में कोई कैटालेज एंजाइम नहीं होता, लेकिन स्टेफाइलोकोकस में एंजाइम होता है, इसमें नहीं होता। ठीक है, क्रॉस किया हुआ है। दोनों ही ग्राम पॉजिटिव हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि ग्राम पॉजिटिव में भी किस टाइप का है, स्ट्रेप्टोकोकस है कि स्टेफाइलोकोकस। स्टेफाइलोकोकस होगा तो उसमें बबल्स बनेंगे क्योंकि उसके पास कैटालेज होता है, नहीं होगा तो नहीं बनेंगे। ठीक है, ये सिंपल हाइड्रोजन पेरोक्साइड का टेस्ट हो गया। आई थिंक अभी तक आप लोग को याद भी हो गया होगा। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को बस इतना ध्यान में रखना है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड को डिग्रेड करने का जो कैटालेज एंजाइम है वो किस में प्रेजेंट होता है और किस में नहीं होता, इसके बेसिस पे किस टाइप के बैक्टीरिया को हम सेपरेट करते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं ऑक्सीडेज टेस्टिंग। ऑक्सीडेज टेस्टिंग में भी होता है कि ऑक्सीडेज एंजाइम पर्टिकुलर होता है साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज एक्टिविटी। स्पेशली इसी एंजाइम की एक्टिविटी को हम आइडेंटिफाई करते हैं ऑक्सीडेज टेस्टिंग के द्वारा। नॉर्मल जो ऑक्सीडेज एंजाइम होता है उसकी बात नहीं करें, हम केवल साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज एक्टिविटी जिस बैक्टीरिया में होती है वो ये वाला ऑक्सीडेज टेस्ट देता है। इसमें क्या होता है कि जो साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज एंजाइम होता है वो बैक्टीरिया की इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो अगर उसमें हम क्या करते हैं, एक हम मीडिया बनाते हैं। ठीक है, उस मीडिया में हम डाल देते हैं, पहले तो अगार डालेंगे, कुछ और मीडिया के कंपोनेंट्स डालेंगे, और उसमें हम एक ये वाला सबस्ट्रेट डाल देते हैं, टेट्रामिथाइल पी फिनाइलिन डाइअमीन। ठीक है, टेट्रामिथाइल पी फिनाइलिन डाइअमीन रिएजेंट भी हम इसी में मिला देते हैं। जब अगार के साथ उसको मेल्ट करके भी हम प्लेट में डाल देते हैं। उसके बाद हम बैक्टीरिया की पॉपुलेशन को ग्रो करते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास 4 तरह की प्लेट हैं, सब में हमने वही चीज़ डाल दी है, और इसमें हमारे पास अलग अलग तरह का कल्चर है, उसको हमने डाल दिया। उसके बाद हम चारों प्लेटों को इंक्यूबेशन में रख देंगे 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर। उसके बाद क्या होगा कि जिसमें साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज एंजाइम प्रेजेंट होगा तो वो इस वाले सबस्ट्रेट को यूटिलाइज करके एक पर्पल कलर का प्रोडक्ट बनाएगा। उसके बाद जब हम क्या करेंगे, इसको सारे प्लेट को हमने 37 डिग्री पे रख दिया था, अगले दिन हम जाके देखेंगे कि किस में क्या आया है। तो हो सकता है हम देखें कि इस वाले में पर्पल कलर का मीडिया, मतलब जो मीडिया था पर्पल कलर का दिख रहा है, बाकी इसमें कोई कलर चेंज नहीं हुआ है। या हो सकता है 2 तरह के मीडिया हो, दोनों में पर्पल आ गया हो।
बाकी दो में कोई कलर चेंज ना हुआ है, हो सकता है सारे में कलर चेंज हो गया हो। तो इससे हमें ये पता चलता है अगर कलर चेंज हो रहा है मतलब कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहे हैं, उसमें वो वाला एंजाइम प्रेजेंट है जो कुछ बना रहा है पर्पल कलर का प्रोडक्ट, तभी जो अगार का कलर है वो पर्पल हो गया। तो इससे ये पता चलता है कि हमारे जो बैक्टीरिया था उसमें साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज की एंजाइम एक्टिविटी थी। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये भी पता चल जाता है कि कौन सा एंजाइम साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज को कैरी किए हुए था। आज का भी आपका ये असाइनमेंट है कि ऑक्सीडेज टेस्टिंग से किस तरह की बैक्टीरिया को हम आइडेंटिफाई करते हैं, उनकी एग्जाम्पल आप लिखेंगे। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल नहीं लिखा हुआ है लेकिन आप लोगों को अपनी नोट्स कॉपी में एग्जाम्पल लिखना होगा सर्च करके। ठीक है, तो ये ऑक्सीडेज टेस्टिंग हो गई। इसके बाद नेक्स्ट है हमारी कोगुलेज टेस्ट। कोगुलेज टेस्ट में भी कोगुलेज एक एंजाइम होता है जो ब्लड क्लॉट करवाता है, मतलब एक तरह से ब्लड प्लाज्मा को क्लॉट कर देता है। तो ब्लड प्लाज्मा को क्लॉट करने की वजह से क्या होता है, इसको फ़ायदा क्या होता है। मान लीजिए कि ये बैक्टीरिया के अंदर कोगुलेज एंजाइम है, ब्लड प्लाज्मा में ग्रो कर रहा है। ब्लड प्लाज्मा में कोई सेल्स तो होंगी नहीं, ठीक है, तो प्लाज्मा में कोई सेल्स नहीं होती। जब हम कि ब्लड से सेल्स को हटा देते हैं तो बचा हुआ पार्ट हमारा प्लाज्मा कहलाता है। ठीक है, तीन चीज़ें होती है, देखिए ब्लड, पहले इस कोगुलेज टेस्ट को भी भूल जाइए, मैं आप लोगों को जो समझा रही हूँ वो देख लीजिए। ब्लड, प्लाज्मा और सीरम, ये तीन तरह की चीज़ें होती हैं। तो प्लाज्मा क्या होता है, जब ब्लड में से हम ब्लड की सेल्स को हटा देते हैं तो बचा हुआ पार्ट हमारा होता है प्लाज्मा, और प्लाज्मा से जब क्लॉटिंग फैक्टर्स भी कुछ हटा देते हैं तो बचा हुआ पार्ट हमारा क्या होता है, सीरम। सीरम को हम एज अ मीडिया यूज़ कर सकते हैं ग्रो करने के लिए। सीरम में बहुत सारी प्रोटीन्स होते हैं, बहुत से मतलब इसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं, और जो भी अच्छे खासे न्यूट्रिएंट्स होते हैं ब्लड में वो सारे के सारे सीरम में होते हैं। वो सीरम एज अ मीडिया की तरह यूज़ कर सकते हैं। अब आते हैं वापस हम कोगुलेज टेस्ट पे। तो कोगुलेज एक एंजाइम होता है जो ब्लड प्लाज्मा को क्लॉट करता है। अब कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो कोगुलेज एंजाइम को कैरी करते हैं। ठीक है, कुछ बैक्टीरिया या कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनके पास कोगुलेज एंजाइम होता है। तो कोगुलेज एंजाइम क्या करेगा, ब्लड प्लाज्मा को क्लॉट कर देगा। तो अगर जो भी एंजाइम बैक्टीरिया के पास अगर कोगुलेज एंजाइम है तो वो क्लॉट करेगा प्लाज्मा को, और अगर नहीं है तो नहीं क्लॉट करेगा। जैसा आप लोग इसमें देख रहे होंगे, ये आप लोगों को दिखाया गया है स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिडिस है, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस है। तो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस को जब डाला गया सीरम में, सॉरी ब्लड प्लाज्मा के अंदर, तो प्लाज्मा क्लॉट हो गया। क्लॉट दिख रहा है आपको, जम गया। इसमें क्लॉट होने का मतलब जम जाना। ठीक, इसमें देखिए लिक्विड कंडीशन में ही है, तभी ये जो है इस तरह से फैला फैला दिख रहा है। अब इसी को यहाँ पे इस तरह से उल्टा कर दिया गया ट्यूब को, देखिए क्लॉट हो गया तो नीचे गिर नहीं रहा है। ट्यूब को उल्टा करने पे भी नीचे गिर नहीं रहा है, इस तरह से भी हम देख सकते हैं, मतलब क्लॉट हो गया है। तो इस तरह से हम क्या पता लगा सकते हैं कि कोगुलेज एंजाइम है कि नहीं। कोगुलेज एंजाइम होता है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस में। तो हम ये पता लगा सकते हैं कि किस कल्चर में स्टेफाइलोकोकस ग्रो कर रहा है, कौन सा कल्चर स्टेफाइलोकोकस को कंटेन किए हुए है, किस में नहीं है। ये हम स्टेफाइलोकोकस ऑरियस को स्पेशली आइडेंटिफाई करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा। कोगुलेज टेस्ट भी सिंपल है, इसमें कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। उस पर स्टार्च हाइड्रोलिसिस टेस्ट होता है, ये भी वैसा ही है। इसमें इस स्टार्च को हाइड्रोलाइज करने के लिए कुछ बैक्टीरिया में एंजाइम होते हैं, जैसे अल्फा एमाइलेज और ओलिगो 1,6 ग्लूकोसाइडेज, जिसमें ये एंजाइम होंगे वो स्टार्च को हाइड्रोलाइज करेगा। जैसे मान लीजिए कि हमारा ये अगार कंटेनिंग मीडिया में दो तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहे हैं, इसमें हमने मीडिया में पीछे अगार के साथ हमने कोई स्टार्च डाल दिया, स्टार्च भी डाला हुआ है, तो ये एंजाइम जो किसी बैक्टीरिया में होंगे तो वो स्टार्च को हाइड्रोलाइज करेंगे। ठीक है, स्टार्च को हाइड्रोलाइज करने की उनमें कैपेबिलिटी होगी। उसके बाद क्या होगा, स्टार्च को हाइड्रोलाइज करेंगे, उसके बाद से हम क्या करेंगे, इसमें आयोडीन डाल देंगे। तो जो भी बैक्टीरिया हाइड्रोलाइज किए होंगे स्टार्च को, वो आयोडीन से रिएक्ट कर जाएगा। जो भी प्रोडक्ट बनेगा स्टार्च की हाइड्रोलिसिस से, ग्लूकोज या जो कुछ भी बनेगा वो आयोडीन से रिएक्ट करके इस तरह से ब्राउन कलर का एरिया बना लेगा, जिसमें नहीं होगा उसमें स्टार्च डालने पे भी कोई चेंज नहीं होगा। तो इस तरह से पता लगा सकते हैं कि कौन से बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनके पास स्टार्च हाइड्रोलिसिस एंजाइम प्रेजेंट है। समझ में आ गया? एक बार मैं फिर से इसको बता दे रही हूँ। देखिए इसमें हमने क्या किया है, एक मीडिया लिया है, ठीक है, दो प्लेट बनाई है मीडिया की, उसमें हमने क्या डाला हुआ है, स्टार्च डाल दिया है। ठीक है, दोनों में ही स्टार्च डाल दिया है, दोनों में अगार डाल दिया है। ठीक है,
और भी जो मीडिया के कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे पेप्टोन हुआ, NaCl हुआ, बीफ ईस्ट एक्सट्रैक्ट हुआ, जो कि हमने पहले पढ़ा था, वो सब कुछ इसमें दोनों ही में पढ़ा हुआ है, इसमें भी पढ़ा हुआ है, इसमें भी पढ़ा हुआ है। अब हमने क्या किया, एक कल्चर हमारे पास अलग अलग टाइप के थे, उसको हम लेके आए, हमको जिसमें पता लगाना था कि किस चीज़ का कल्चर, हमें नहीं पता था, वो ट्यूब में पड़ा हुआ था, कल्चर हम लेके आए, इसमें हमने स्ट्रीक कर दिया। ठीक है, स्ट्रीक करने के बाद हमने क्या किया, उसको इंक्यूबेटर में रख दिया। फिर अगले दिन हम आए तो जहाँ जहाँ स्ट्रीक किया था वहाँ ग्रोथ आ गई होगी, जहाँ जहाँ स्ट्रीक किया होगा वहाँ बैक्टीरियल ग्रोथ अच्छे से आ गई होगी, कॉलोनी पूरी अच्छे से इस तरह से आ गई होगी। अब जिसके पास, अगर ये बैक्टीरिया ऐसे होंगे जिनके पास स्टार्च को हाइड्रोलाइज करने के लिए एमाइलेज एंजाइम होगा, वो क्या करेगा, मीडिया में जो स्टार्च प्रेजेंट हमने डाल दिए थे ना, मीडिया में जो स्टार्च प्रेजेंट होगा उसको ये खाना शुरू करेगा, उसका हाइड्रोलाइज करेगा, क्योंकि भाई इसके पास तो एंजाइम है। एंजाइम क्या करेगा, स्टार्च की हाइड्रोलिसिस करेगा, उससे हाइड्रोलिसिस से खाना पीना तैयार करेगा। तो इसके आसपास के एरिया में जितना भी स्टार्च प्रेजेंट होगा, अगर ये बैक्टीरिया उसके पास एंजाइम है वैसा, तो आसपास के एरिया की जो भी खाना पीना है स्टार्च, वो सब खाएगा, हाइड्रोलाइज करेगा। हाइड्रोलाइज करके क्या बनाएगा, ग्लूकोज बनाएगा या कोई भी सिंपल शुगर बनाएगा। उसके बाद हमने क्या किया, अगले दिन जब हमने देखा तो हमें कुछ दिख नहीं रहा था, इस तरह से सिंपल ही दिख रहा था जैसे इसमें दिख रहा है इनको। उसके बाद हमें तो पता लगाना था ना कि ये स्टार्च हाइड्रोलेज कंटेनिंग बैक्टीरिया है कि नहीं है। हमने क्या किया, अगले दिन आके ग्रोथ तो हमें दिख रही थी इस तरह की, ऊपर से हमने आयोडीन की बूंद लेकर के उसमें मीडिया पे ऊपर से डाल दिया, हल्का सा मीडिया पे डाल दिया, फैल गया होगा मीडिया में अपने आप, ठीक है, मीडिया के ऊपर डाल दिया। उसके बाद फिर से हम उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया। उसके बाद हमने देखा कि जो ये वाला था जो प्लेट, उसमें आयोडीन जैसे ही हमने डाला उसके बाद 10 मिनट के बाद इस तरह से कलरेशन आ गया, जहाँ जहाँ बैक्टीरिया था उसके चारों तरफ के जोन वाला ही अपना स्टार्च हाइड्रोलाइज किया होगा। तो हाइड्रोलाइज के बाद जो हमारा रिलीज़ हुआ प्रोडक्ट, वो आयोडीन से रिएक्ट करके उसने रेड कलर का या ब्राउन कलर का जो भी कंपाउंड बना लिया, तो उससे उसके बगल वाली जोन ऐसे ऐसे रेड रेड कलर की या ब्राउन ब्राउन कलर की दिखने लगेंगी। लेकिन जिस बैक्टीरिया के पास स्टार्च हाइड्रोलिसिस वाला एंजाइम नहीं था, वो आसपास के स्टार्च को नहीं डाइजेस्ट कर पाया, जिसके कारण उसने कुछ ग्लूकोज नहीं बनाया। तो ग्लूकोज नहीं बनाने के कारण जब आयोडीन डाला तो उसमें कोई भी कंपाउंड ऐसा कलर्ड वाला नहीं बना जो उसमें हमें डिटेक्ट हो सके। इससे हमें ये पता चला कि ये वाला जो प्लेट था, इसमें हमारा स्टार्च ऐसा बैक्टीरिया था जिसके पास स्टार्च को हाइड्रोलाइज करने वाला एंजाइम एमाइलेज प्रेजेंट था। तो इसमें हम बेसिकली करते क्या है, ई कोलाई और बैसिलस स्पीशीज़ को हम सेपरेट करने के लिए करते हैं, जिसमें बैसिलस सबटिलिस जो होता है वो पॉजिटिव होता है स्टार्च हाइड्रोलिसिस के लिए, और ई कोलाई निगेटिव होता है। जैसे आप लोग फिगर में भी देख रहे होंगे, ई कोलाई के आसपास के जोन में कोई भी सिंपल शुगर प्रेजेंट नहीं थी, तो उसमें कोई कलर नहीं आया, जहाँ पे प्रेजेंट थी वहाँ पे इस तरह का कलर आ गया। अब आई थिंक आपको ये थोड़ा बहुत ही क्लियर हो गया होगा। अभी भी किसी को भी दिक्कत है, किसी भी सेक्शन के बच्चों को, तो पूछ लीजिएगा आप लोग हमसे, हम फिर से इसको दोबारा से एक्सप्लेन कर देंगे। अब देखिए, वैसे तो बहुत सारे बायोकेमिकल टेस्ट होते हैं जिनके बेसिस पे हम लोग सेपरेट करते हैं अलग अलग टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, लेकिन हर एक टेस्ट को यहाँ पढ़ना, हम लोग एक एक टेस्ट पढ़ते रहेंगे तो कंप्लीट कभी हो ही नहीं पाएगा चैप्टर। तो इसमें से कुछ टेस्ट हमने सेलेक्ट कर लिए हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आप बस ये याद कर लीजिए कि वो बायोकेमिकल टेस्ट ग्राम नेगेटिव के लिए होते हैं कि ग्राम पॉजिटिव के लिए होते हैं। इसके अलावा बहुत ज़्यादा आपको इसमें बायोकेमिकल टेस्ट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये लेकिन याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये सब जितना भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है वो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है। अगर किसी को इससे आगे भी पढ़ना होगा, हो सकता है एग्ज़ाम में इससे भी आगे कुछ अलग से पूछ लिया गया होगा, तो आप लोग पूछ सकते हैं, या उसके बाद जब ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो हम बाद में उसको भी डिस्कस कर लेंगे। जिसकी भी क्वेरीज़ हो, इसके अलावा किसी को कोई टेस्ट समझना हो, तो जब हम लोग रिवीजन करेंगे ना, उस टाइम पे आप लोग पूछिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और कल हम जो क्लास लेंगे वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें हम कुछ मॉडर्न मेथड्स बताएंगे बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने के, जिसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। अभी तक जो भी चीज़ें हमने पढ़ी हैं वो बहुत सिंपल था, उसमें समझने के लिए बहुत ज़्यादा आप लोगों को नहीं परेशान होना पड़ा होगा, लेकिन अब जो मॉडर्न टेक्निक्स मैं बताऊँगी वो
आजकल वही ज़्यादा यूज़ हो रही है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। जिसके बारे में आपने पहले नहीं पढ़ा होगा, वो थोड़ा सा प्रैक्टिकल टाइप का है, तो उसकी क्लास सब लोग प्लीज़ ज़रूर अटेंड करें, ठीक है। वरना फिर वो कभी समझ में नहीं आएगा आप लोगों को, केवल पढ़ने से नहीं समझ में आएगा। मैं जो एक्सप्लेन करूँगी उसको ध्यान से सुनना आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा। तो आज तक की जितनी भी आप लोगों का काम है उसको कंप्लीट कर लीजिएगा, और असाइनमेंट हमें भेजते रहा करिए हर सैटरडे को। कई बच्चों ने नहीं भेजे हैं, तो आप लोग सब काम पूरा करते रहिए, क्योंकि किसी भी दिन कॉलेज खुल जाएगा, आप लोगों को बुला लिया जाएगा, कॉपी चेक हो जाएगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो काम सब लोग अपना कंप्लीट रखेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों, थैंक यू।